हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे फिज़िक्स टूल चैनल में। और सुरक्षित रहिए, घर रहिए, क्योंकि हमें कोरोना की महामारी से बचना है। तो आइए आज हम फिर से अपना जो कल साइकोलॉजी का कुछ टॉपिक छूट गया था उसके आगे से शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका अर्थ क्या होता है और इसका ओरिजिन जो उत्पत्ति हुई है वो किस देश से हुई है और किन किन वैज्ञानिकों ने इसकी कौन कौन सी परिभाषा दी है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए, जो कल हमने अलग अलग रिस्पॉन्स, फंक्शन, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म यानी S बराबर R F विद इन ब्रैकेट SO इसका आकलन किया था। और उसके बाद हमने छात्र व्यवहार की अध्ययन की विधियां पढ़ी थी, जिसमें से 5 विधियों में से हमने एक पढ़ी थी। तो आइए आज हम फिर से उसी चीज़ को शुरू करते हैं। कल हमने छात्र व्यवहार की अध्ययन विधियां शुरू की थी, जो कि हमारे पास हैं 5। सबसे पहली है अवलोकन विधि, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं, जिसे निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। दूसरी है साक्षात्कार विधि। इन इंग्लिश दैट इज इंटरव्यू मेथड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार विधि के बारे में, इंटरव्यू मेथड के बारे में। कल थोड़ा सा मैं आपको पीछे रिवाइज करवाती हूँ तो आपके रिमाइंड हो जाए। अवलोकन निरीक्षण विधि क्या थी कि अवलोकन के अंतर्गत जब शिक्षक छात्र के व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसका निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, उसको बहुत देर तक उसके प्रति देखता है और उसके बाद परिणाम घोषित करता है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2 विधियां आती हैं। कौन सी? संरचित और असंरचित विधि। संरचित के अंतर्गत था कि जब शिक्षक छात्र के व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसकी मंडली में शामिल होता है, यानी कि छात्र के समूह में शामिल होता है, जिससे उसके साथ रह करके वो उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरी विधि थी फ्रेंड्स असंरचित विधि। असंरचित विधि थी जिसके अंतर्गत जब छात्र का व्यवहार अध्ययन शिक्षक को करना होता है तो वो उनको दूर बैठ करके उनका निरीक्षण करता है, उनको देखता है, उसके बाद वो उनके परिणाम को घोषित करता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अवलोकन विधि के अंतर्गत जो असंरचित विधि है उसमें थोड़ा भ्रम उत्पन्न होने की शंका रहती है। कैसे? कि दूर से आप किसी भी छात्र के व्यवहार का अध्ययन करते हो तो आप किसी भी भ्रम में हो सकते हो कि किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, जब तक कि आप उसके साथ बैठ कर के बात नहीं करते या उसके से आपका आमना सामना नहीं हो जाता। तो दूसरी आज हम पढ़ते हैं साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि वैसे तो फ्रेंड्स आप नाम से पता चल गया होगा आपको कि इंटरव्यू मेथड है। तो अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो साक्षात्कार क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरव्यू। देखिए, साक्षात्कार अगर आपके व्यू से बोलूँ तो होता है कि आमने सामने बैठ कर के बातें करना। लेकिन इस विधि के लिए ये जो परिभाषा है आमने सामने बैठ कर के बातें करने की, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है और आने वाले नए समय के लिए, नए लोगों के लिए, नए युवाओं के लिए इसकी थोड़ी सी हमें परिभाषा बदलनी होगी। देखिए, आपने सुना होगा कि अगर हम बोलें कि आमने सामने बैठ कर के बातें करना
तो इसके अंतर्गत होगा कि आजकल आप टीवी में देखते हैं कि लाइव शो चलते हैं और किसी का हमें साक्षात्कार लेना हो तो हम फ़ोन के ज़रिए ले लेते हैं। तो उसमें तो हम आमने सामने नहीं बैठे तो उसको हम साक्षात्कार नाम कैसे दे सकते हैं। तो लेकिन सबको पता है, आपको भी पता है कि वो एक साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार के अंतर्गत बिंघम और मुर्रे ये दो वैज्ञानिक थे। बिंघम और मुर्रे आपको इनका नाम किसी किताब में मर्रे भी मिल सकता है। तो इससे आप ये ना समझे कि ये कोई दूसरे वैज्ञानिक है, ये एक ही वैज्ञानिक है, सिर्फ स्पेलिंग के अनुसार इनको बोला गया है। बिंघम और मुर्रे ने एक साक्षात्कार की सही मायने में परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लिया गया साक्षात्कार ही मान्य होता है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो ही सही मायने में साक्षात्कार है। चाहे इसमें सामने बैठे या फ़ोन के ज़रिए बात करें, किसी भी प्रकार से करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, बिंघम और मुर्रे ने, कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मैं इसमें लिख देती हूँ आपके लिए, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई बातचीत ही साक्षात्कार है। तो इसमें आप देखेंगे कि उद्देश्य की पूर्ति, इसका अर्थ है कि हम किसी से भी कुछ भी बात करते हैं तो हम उसको साक्षात्कार नहीं कह सकते। उद्देश्य की पूर्ति का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि RAS का एग्ज़ाम है, किसी बच्चे ने फाइट किया है, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, उसके बाद आपको पता है किसकी बारी आती है, इंटरव्यू की। तो इस इंटरव्यू के दौरान उद्देश्य क्या रहता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट का उद्देश्य रहता है कि बच्चे से जो प्रश्न पूछने हैं वो किससे संबंधित होने चाहिए, RAS सिलेबस से संबंधित होने चाहिए। यानी उनका उद्देश्य क्या है कि RAS के लिए साक्षात्कार किया जा रहा है, तो ये हो गया इंटरव्यू RAS के लिए। इसी प्रकार अगर पुलिस की भर्ती के लिए किया गया साक्षात्कार है तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि पुलिस के लेवल के उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो साक्षात्कार आप समझ गए हैं कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई बातचीत को क्या कहा गया है, साक्षात्कार कहा गया। अब इसमें देखिए, साक्षात्कार के अंतर्गत इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है साक्षात्कार के प्रकार। सबसे पहला संरचित साक्षात्कार, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार।
देखिए, साक्षात्कार के 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार और तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार। इसमें हम सबसे पहले वाले नंबर की बात करेंगे, संरचित साक्षात्कार। दोस्तों, संरचित साक्षात्कार क्या होता है? एक ऐसा साक्षात्कार जिसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहले से ही नोट कर लिया जाता है। कहने का क्या अर्थ है कि एक ऐसा साक्षात्कार जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, तो इसके अंतर्गत निश्चितता बनी रहती है। ऑब्जेक्टिव में आप समझ सकते हैं कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं तो आपके पास जो OMR सीट आती है उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें पहले प्रश्न लिखा रहता है और उसके नीचे 4 ऑप्शन, 4 विकल्प दिए गए होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। इसमें निश्चितता बनी रहती है, इसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होती। बेईमानी से क्या अर्थ है कि अगर कोई भी प्रश्न बैंक बनाने वाला व्यक्ति अगर उसके सगे संबंधी उस साक्षात्कार को दे रहे हैं तो उसमें वो आत्मनिष्ठ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। यानी सभी के लिए समान प्रश्नों का आकलन किया जाता है, जिसके अंतर्गत संरचित साक्षात्कार आता है। आपको मैं बताती हूँ कि ये इसकी इसकी परिभाषा क्या है और इसको किस प्रकार से हम वर्णित करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने साक्षात्कार विधि के अंतर्गत जो 3 मैंने आपके इसके सब पार्ट्स बताए थे, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्ध संरचित साक्षात्कार। अब हम इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, यानी इसका विवरण पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा संरचित साक्षात्कार, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। देखिए इसे, जिस साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं उस साक्षात्कार को बोला जाता है संरचित साक्षात्कार। इसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहती है और किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी प्रकार के साक्षात्कार का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, इसमें विकल्प होते हैं जो अगर किसी इंटरव्यू लेने वाले के सगे संबंधी भी होते हैं तो इसमें पक्षपात काम नहीं करते और सबको बराबर मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 बिंदु हो गए, क्या कि जिस साक्षात्कार में प्रश्न पहले से निर्धारित कर लिए जाते हैं उसे बोलते हैं संरचित, और इसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, साथ में इसमें पक्षपात संभव नहीं है। पक्षपात संभव नहीं। अब दूसरा देखिए, असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें जिस साक्षात्कार में शिक्षक को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो, इसके अंतर्गत इसको असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाती हूँ। असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है कि इसमें कोई प्रश्न निश्चित नहीं होता। जब एक इंटरव्यू लेने वाले को, एक साक्षात्कार लेने वाले को प्रश्न पूछने होते हैं तो वो अपनी स्वतंत्रता से प्रश्न पूछता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार का एक साक्षात्कार है, हम मान लेते हैं कि पुलिस वाली एक जॉब का साक्षात्कार है, जिसमें साक्षात्कार लेने के लिए जो अभ्यर्थी है वो गया और उससे जो साक्षात्कार पूछने वाले हैं उन्होंने पूछा कि ताजमहल किसने बनाया, इसका कोई दायरा नहीं है। उसके बाद बताया कि 370 धारा कब लगी, तो ताजमहल का और 370 धारा का कोई लिंक नहीं है और इसमें ये अपनी स्वतंत्रता से पूछते हैं, यानी कहीं से भी प्रश्नों को उठाया जा सकता है। इसकी एक विशेष बात है कि इसको गहराई साक्षात्कार और श्रेष्ठतम साक्षात्कार कहा गया है। क्यों? इसमें इसलिए एक इंटरव्यू लेने वाला अगर
जिससे इंटरव्यू ले रहा है अगर उससे कुछ जानकारी उसको प्राप्त करनी है तो वो जानकारी उसको संरचित साक्षात्कार से प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं पहले से निर्धारित होते हैं, तो एक दायरा बन जाता है, उस दायरे के दौरान उनको प्रश्न पूछने होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कोई दायरा नहीं होता और जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछ करके और अपना उद्देश्य की पूर्ति कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक लड़की पुलिस की भर्ती के लिए इंटरव्यू देने गई, साक्षात्कार देने गई, और एक साइकोलॉजी के महोदय उनसे इंटरव्यू के दौरान प्रश्न पूछ रहे थे। तो उन्होंने असंरचित विधि का उपयोग करते हुए कहा कि बेटा, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है तो क्या रात के 2 बजे किसी आसपास के गांव में आपसे शिकायत आती है तो क्या रात के 2 बजे आप अकेले उस गांव में जा सकते हैं जहां कोई सुविधा नहीं है? तो उस बच्चे ने बोला, हाँ सर, जा सकती हूँ। तो उन्होंने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगेगा? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि कमाल करते हो सर आप, क्या आपने झांसी की रानी का नाम नहीं सुना? तो साक्षात्कार लेने वाले जो हमारे साइकोलॉजी के महोदय थे वो भौचक्के के रह गए कि आजकल की नारियां इतनी ओपन हो गई, इतनी स्वतंत्र हो गई कि अपने आप को झांसी की रानियां मानने लगी हैं। लेकिन उनको पता था कहीं ना कहीं हमारे देश की औरतों में, लड़कियों में एक डर रहता है जो कभी भी रात को घर से बाहर ना जा सकती हैं, और नहीं जानने के कारण ये हमारी परंपरा भी है, ये हमारी संस्कृति भी है कि हम कभी भी औरतें जो होती हैं घर से बाहर अकेली बिना किसी प्रोटेक्शन के नहीं जा सकती। तो उन्होंने इस प्रश्न को जानने के लिए कि वास्तव में ये झांसी की रानी बन रही है कि नहीं, उन्होंने उसको घुमा करके सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि बेटा, आप कहाँ से आए हो, क्योंकि वो निजी जानकारी नहीं ले सकते कि आप प्रॉपर यहीं से हो कि किस राज्य से हो। उन्होंने सीधा पूछा कि आप अगर दूर से आए हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तो लड़की ने बोला, हाँ सर, मैं यहाँ से नहीं आई, मैं सीकर झुंझुनू साइड से आई हूँ और जोधपुर में इंटरव्यू हो रहा था। तो वो बोले कि बेटा, अगर आपने यहाँ पर आए हो तो कितने बजे बस चली है, आप वहाँ कब कितने बजे चले? तो उन्होंने बोला, सर रात को 2 बजे वहाँ से बस चली थी और सुबह मैं पहुँच गई। तो साक्षात्कार लेने वाले महोदय ने कहा कि 2 बजे आप अकेले आ गए? बोल, नहीं सर, मेरे पतिदेव मेरे साथ थे। पतिदेव के साथ होते ही सर ने पूछा कि क्या आपके पतिदेव भी इसी जॉब के लिए आए हैं जो आपके साथ आए हैं? बोल, नहीं सर, वो एक बैंक में गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला, बेटा, बैंक में गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको उनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बच्ची ने फटाफट से बिना सोचे समझे जवाब दे दिया कि सर, आप कमाल करते हो, रात के 2 बजे मैं अकेली कैसे आ सकती? कहने का अर्थ है कि असंरचित साक्षात्कार की विधि के दौरान ही जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने घुमा फिरा करके उस बच्ची की जो मन की बात थी उसको बाहर निकाल दिया। तो ये श्रेष्ठतम साक्षात्कार माना जाता है। इसको गहराई साक्षात्कार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डीपली जाते हैं तो पूछने वाले को नहीं पता चलता कि घुमा फिरा के हमसे क्या पूछा जा रहा है। एक चीज़ इसमें इसका हम बोलेंगे तो हानि है कि इसमें पक्षपात होते हैं। कहने का अर्थ है, अगर हमें किसी को सिलेक्शन में लेना है तो हम पूछेंगे कि रोज़ की स्पेलिंग बताइए, और किसी का हमें सिलेक्शन नहीं लेना है यानी उसको पास नहीं करवाना तो हम पूछेंगे कि 370 धाराएं की और भी विविध प्रकार के डिस्क्रिप्शन बताइए। कहने का अर्थ है कि जिसको उलझाना है उससे हम कठिन प्रश्न पूछते हैं, और जिनका सिलेक्शन हमें लेना है, जिनको हमें चयनित करना है, उनसे हम आसान प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर भी इसको श्रेष्ठतम और गहराई साक्षात्कार कहा गया है। तीसरा है हमारा अर्ध संरचित साक्षात्कार, जिसको सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। अर्ध संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया जाता है। और क्षेत्रों के निर्धारण से क्या अर्थ है? आप देखते हैं कि कहीं भी स्कूल में, कहीं भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान में एक सिलेबस बुक होती है। सिलेबस बुक से अर्थ है कि एक निर्धारित कक्षा
में पढ़ने के लिए एक निर्धारण कर दिया जाता है कि इस कक्षा को इतना पढ़ना है। तो वो जो निर्धारण है वही है एक तरह से क्षेत्रों का निर्धारण। कहने का अर्थ है कि स्कूल में किसी बच्चे को एक टीचर बोलता है कि मैं आपकी पूरी किताब ख़त्म करवा चुका हूँ, अब मैं आपसे पहले, दूसरे, तीसरे पाठ के प्रश्न पूछूंगा और वो मर्जी मेरी है कि मैं कहाँ से पूछूं। तो इससे क्षेत्रों का निर्धारण हो गया। क्या निर्धारण हुआ कि चैप्टर 1, 2, 3 में से पूछा जाएगा, लेकिन क्या पूछेंगे ये शिक्षक महोदय को पता है। तो क्षेत्रों का निर्धारण होगा कि पाठ 1, 2, 3 के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको बोला जाता है अर्ध संरचित साक्षात्कार। यानी पहले से हम दायरा फिक्स कर देते हैं कि आपसे राजधानियाँ पूछी जाएंगी, ठीक है, आपसे देशों की मुद्राएं पूछी जाएंगी, इसके सिवा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चा केवल उस निर्धारित क्षेत्रों के अंतर्गत ही अध्ययन करेगा, यानी केवल वो राजधानियां और साथ में मुद्राओं का ही अध्ययन करेगा, इससे बाहर उससे पूछा नहीं जाएगा। इसीलिए व्यक्तिगत मापन के लिए अर्ध संरचित सबसे श्रेष्ठ है। अगर संरचित, असंरचित और अर्ध संरचित साक्षात्कार हम पढ़ चुके हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता बनी रहती है संरचित साक्षात्कार में, और श्रेष्ठतम साक्षात्कार माना गया है असंरचित को, और अर्ध संरचित को व्यक्तिगत मापन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए आप कि किसी भी साक्षात्कार में 2 प्रकार की जानकारी मिलती है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति आमने सामने बैठकर साक्षात्कार लेता है तो उससे हमें 2 प्रकार की जानकारियां प्राप्त होगी। और ये जो इंटरव्यू लिया जाएगा ये 2 रूपों में लिया जाएगा। पहला शाब्दिक रूप में और दूसरा अशाब्दिक रूप में। शाब्दिक साक्षात्कार और अशाब्दिक साक्षात्कार, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल का अर्थ है, शाब्दिक का अर्थ है कि किसी भी प्रश्न को हम पूछते हैं और उसका उत्तर शब्दों में देते हैं, यानी शब्दों में पूछना और शब्दों में ही उत्तर की प्राप्ति होना, ये कहलाता है शाब्दिक साक्षात्कार। ठीक है, शब्दों के द्वारा पूछे गए प्रश्न और शब्दों में ही हमें उत्तर की प्राप्ति होती है, जिससे हमें केवल उत्तर मिलता है। इससे हमें केवल क्या प्राप्त होगा? उत्तर प्राप्त होगा। दूसरा है अशाब्दिक नॉन वर्बल, यानी इस प्रकार के साक्षात्कार से हमें 2 प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। 2 प्रकार की जानकारी प्राप्त क्या होगी कि इससे हमें उत्तर के साथ साथ शरीर की भाषा का भी पता चलेगा। यानी एक तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे उत्तर मिल रहा है कि सामने वाला उत्तर दे रहा है और उसके जो रिएक्शन है वो घबरा रहा है या फिर एकदम फ्री होकर के बातें करे या थोड़ी हेजिटेशन में है, उसका हाथों का इस प्रकार मसलना, बार बार इस प्रकार के इशारे करना, तो ये अशाब्दिक है, जिससे 2 प्रकार के हमें बिंदु मिलेंगे। एक तो उत्तर मिलेगा और एक शरीर की भाषा। शरीर की भाषा से क्या अर्थ है? शरीर की भाषा से अर्थ है कि
साक्षात्कार देने वाला घबरा रहा है या फिर किस प्रकार के इशारे कर रहा है, या वो कोई भी इंटरव्यू देने आया है उसके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के साक्षात्कार होंगे। शाब्दिक, जिसमें केवल उत्तर मिले जिससे हम फोन के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आमने सामने बैठना जरूरी नहीं होता। और अशाब्दिक के अंतर्गत शाब्दिक के अंतर्गत होगा कोई प्रश्न अगर हम दे देते हैं और उस प्रश्न को वो शब्दों में लिख के दे देता है, जो हम फोन पे भी ले सकते हैं। और अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा कि सामने बोल करके और उससे प्रश्न का उत्तर लिया जाए, साथ में उसके शरीर की भाषा कैसी है, वो प्रश्न के उत्तर देते समय घबरा रहा है या नहीं। तो ये अशाब्दिक और शाब्दिक का हमने इसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी विधि, प्रश्नावली विधि। तीसरी हमारी विधि है प्रश्नावली विधि, जिसको हम बोलेंगे क्वेश्चनरी मेथड। प्रश्नावली विधि क्या है? देखिए, प्रश्नावली विधि सामान्य तौर पर कंपटीशन एग्जाम्स में यूज़ की जाती है कि पहले से प्रश्न बना लिए जाते हैं और उनके अंक और उनके साथ साथ उनके विकल्पों को भी चयनित कर लिया जाता है। पहले प्रश्न दिया जाता है और उसके बाद उसके विकल्प दिए जाते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो प्रश्नावली शब्द है, सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो वुडवर्थ ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये एक दो बार रीट में पूछा जा चुका है। सबसे पहले प्रश्नावली शब्द का प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। इस प्रश्नावली के अंतर्गत सबसे पहले प्रश्नों को निश्चित कर लिया जाता है कि प्रश्न क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद प्रश्नों को निश्चित करने के बाद उनको क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उसको प्रिंट किया जाता है। ये इसकी विशेषता है कि पहले प्रश्नों को निश्चित कर लिया जाता है और प्रिंट कर लिया जाता है, यानी छपवा लिया जाता है। क्योंकि हमारी आपकी किसी की राइटिंग कैसी है तो इससे हम सभी को उत्तर देने के लिए नहीं कह सकते, क्या पता वो हमारी राइटिंग को जाने या ना जाने, इसलिए इनको क्या कर लिया जाता है? प्रिंट कर लिया जाता है। प्रश्नावली के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली बंद प्रश्न, इनको बोलेंगे क्लोज क्वेश्चंस। दूसरे खुले प्रश्न, ओपन क्वेश्चंस। बंद प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके विकल्प के माध्यम से आप उनका उत्तर देते हैं। इसमें आपको लिखने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों का इस्तेमाल
किया जाता है। कोई भी प्रकार की परीक्षा होती है जिसके अंतर्गत एक प्रश्न लिखकर उसको 4 विकल्पों में बता दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बंद प्रश्न। तो हम बोलेंगे इसको ऑब्जेक्टिव टाइप। यानी पहले प्रश्न होता है और प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, 1 2 3 4। इन 4 विकल्पों में से हमें एक को टिक करना होता है, जिनको हम बंद प्रश्न बोलते हैं। इसमें हमें स्वतंत्रता नहीं होती कि हम अपने विचारों से इन प्रश्नों का उत्तर दें। दूसरा है खुले प्रश्न, जिनको बोलेंगे ओपन क्वेश्चंस। ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको करते समय आप अपने संवेग से, अपने मन से, अपने चित्त से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जिस प्रकार आप स्कूल में करते हैं, महाविद्यालय में करते हैं, आप बीए बीएससी करते हैं और स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आती हैं, जिसमें आप इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि पहले प्रश्न दे दिया जाता है। प्रश्न मान लीजिए ताजमहल, या फिर हम बोलेंगे, चलिए ताजमहल का ले लेते हैं। ताजमहल पर टिप्पणी लिखिए। ताजमहल पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ताजमहल पर टिप्पणी लिखिए। उसके नीचे आपको एक बॉक्स दे दिया जाएगा, एक गहरी जगह दे दी जाएगी, जिसमें आप उत्तर को अपने मन से विचार करके व्यक्त करके कर सकते हैं। तो इसमें दायरे निश्चित हो गए। बंद प्रश्नों में केवल आपको विकल्प चुनना होता है और खुले प्रश्नों में आपको टिप्पणी के माध्यम से खुले क्षेत्र में अपने मन के विचारों से उत्तर देना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा है। और सबसे पहले अवलोकन की विधियों के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था अवलोकन की विधि, दूसरी साक्षात्कार, तीसरी हमने विधि पढ़ी है प्रश्नावली, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम 2 विधियां और पढ़ेंगे, वैज्ञानिक विधि और प्रयोग विधि। तो आज के